मेजर जनरल ए के चतुर्वेदी सर, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद सर। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। दरअसल कुछ चीजें समझनी थी मुझे जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो मैं शुरुआत नेपाल के साथ करूंगा। खबर है कि चीन के जो तिब्बत में कमांड है उसके एक मेजर जनरल नेपाल पहुंचते हैं, वो वहां के आर्मी चीफ से मुलाकात करते हैं और जो चीजें निकल के सामने आती हैं उनमें जो मेन पॉइंट है कि आर्मी जो नेपाल की है उसके जो ऑफिसर हैं वो अब चीन के अंदर जाकर भी ट्रेनिंग लेंगे। अभी तक तो हम देखते थे कि वो भारत के साथ ट्रेनिंग लेते हैं। किस प्रकार से चीन के नेपाल के हम इस कदम को देखें सर? देखिए, ऐसा है कि हमारी जो 1950 की ट्रीटी है उनके साथ, उसमें हमारे उनके कुछ खास संबंध है, जिसमें मिलिट्री ट्रेनिंग भी एक पार्ट था। एक उसमें ये भी आप गौर करोगे कि जो भारत की सेना का सेनाध्यक्ष होता है, उसको ऑनरेरी रैंक दिया जाता है नेपाल की सेना का सेनाध्यक्ष, एंड से रेसिप्रोकल कि जो नेपाल की सेना का सेनाध्यक्ष है उसको भारत की सेना का सेनाध्यक्ष। तो इस तरह से बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप थी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो नेपाल में जब से वहाँ पे ये मोनार्की गई है और जी। जब से ये कम्युनिस्ट रूल अभी आया है, तो इनका क्या है कि ये उनसे कोशिश कर रहे हैं, जिसमें के बी शर्मा ओली तो बहुत ज़्यादा ही लेफ्ट लीनिंग है थे। पुष्प कुमार जी। दहल जो फ्रंट है, ये थोड़े कम थे, तो पहले वो हिंदुस्तान आए, अब वो जो है वो जा रहे हैं चाइना। तो इस जी। सिलसिले में अगर अगर तो जो ट्रेनिंग भी में अगर चाइनीज आने लगे, तो एक तो दो चीजें हैं कि एक तो इससे फर्क ये पड़ेगा कि हमारी जो ट्रेनिंग मेथड्स हैं वो ओके। चीनीज को पता चलेंगे। तो जी। ये जो एक हमारी एक काम करने की शैली है, जब उनको पता चल जाएगी तो उसका वो तोड़ भी निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है कि इस प्रकार चीनी जो है वो नेपाल के अंदर आने की कोशिश करते जा रहे हैं। इसमें दो चीजें हम लोगों को और ध्यान देनी चाहिए कि एक तो 2015 लैंडमार्क जी। था जबकि कॉन्स्टिट्यूशन लाए, और मधेशियों के सपोर्ट में इंडिया ने एक तरह से एक अनरिपोर्टेड, मतलब अनडिक्लेयर्ड एक ब्लॉकेड किया, जिससे कि वहाँ बहुत मुश्किलें बढ़ गई, जिसकी वजह से फिर एक नेपाल के मन में एक हिंदुस्तान के प्रति शक पैदा हुआ। एक 1989 में हुआ था जब राधिकापुर इंसिडेंट हुआ था, और अभी ये एक इसमें एक 2016 में एक ईपीजी भी बना था, दैट ओके। प्रोमिनेंट ग्रुप कमेटी, जिसमें उन्होंने ये डिसीजन, उसका अभी तक हुआ नहीं है, जिसमें एक रिकमेंडेशन शायद है कि 1950 की ट्रीटी को रिवाइज किया जाए, क्योंकि उस वक्त एक जी। दूसरी सिचुएशन थी। नेपाल को भी लगता है कि सिचुएशन बदलने की जरूरत है, क्योंकि नेपाल इस तरह से चाहता है कि वो भारत और चीन के बीच में इक्विडिस्टेंट रहे, लेकिन रह नहीं पाएगा, क्योंकि आप देखिए कि उसने जो है बीआरआई भी ज्वाइन किया। बीआरआई ज्वाइन बिल्कुल। करने का मतलब 4.2% पे उसको लोन मिल रहा है। अगर 4.2% पे लोन मिलेगा तो कुछ दिन के बाद वो भी उसी तरह फंस जाएगा डेट ट्रैप में, जैसे कि पाकिस्तान या श्रीलंका फंसे हुए हैं। ठीक है दूसरा सर। जो एक और चीज जो हुई है जिसकी वजह से जो नेपाल का, कि एक तो वहां पे पिछली जो वहां की जो एम्बेसडर थी चाइना की, जी। उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि भाई मैंडारिन स्कूल में पढ़ाने लगो, टीचर का पैसा हम देंगे। आप ये जी। सोचिए कि धीमे चीन जो है कि ये इनरोड बना रहा है। फिर उसने क्या किया, भारत की सीमा के साथ साथ जो है जन सूचना केंद्र क्रिएट किए। वो कुछ नहीं है जी। बल्कि वो बेसिकली जन सूचना केंद्र जो है वो लिसनिंग पोस्ट है एक तरह से इंट कलेक्शन के लिए ना। ओके। जो अभी सीमा हैदर वाला इंसिडेंट हुआ जो दिखाता है कि बॉर्डर रोड कितना वल्नरेबल है, तो जी। जो जी। ओपन बॉर्डर है जिसका कि नुकसान एक भारतवर्ष को भी हो सकता है, क्योंकि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। और आप इम्प्लीकेशन समझो कि नेपाल में अगर कोई फोर्स ऐसा रहा कि जो कि इंडिया के फेवर में नहीं है, तो जी। वहां बद्रीनाथ धाम कितनी दूर है, वहां से बिल्कुल। भोजपुर कितनी दूर है, और आपका दिल्ली कितनी दूर है। तो ये जो है ये आपका एक स्ट्रैटेजिक खतरा हो सकता है। इसलिए नेपाल हर हालत में, ये हमारी डिप्लोमेटिक चैलेंज है कि हमको उसको अपने साथ रखना है। इसका ढंग यही ठीक हो है सर। सकता है कि इतना हाँ। इकोनॉमिक जी। इंटीग्रेशन करते जाएं। और उसका ओके। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में एक पार्ट ये जो आपने बताया कि अगर इस तरह से चीन आया, उनकी फौज आ गई यहाँ ट्रेनिंग के लिए, तो ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ होगा। ठीक है सर। दो तीन चीजें और जो मैं समझना चाहता हूं क्योंकि एक
गोरखा भर्ती को लेकर भी पेंच फंसा हुआ है और दोनों मुल्कों के बीच एक ऐसा पेंच है जिसे हम अभी सुलझा नहीं पाए हैं, बल्कि 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया अग्निवीर को आए हुए। तो ये कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक जब सैनिक टू सैनिक एक जुड़ाव हुआ करता था, उसके कारण भी रिश्ते बहुत अच्छे हुआ करते थे। क्या इस पे भी ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? बिल्कुल, ये जो एक जिसको कहा जाए कि जो आर्टिकल 7 है 1950 की ट्रीटी का, उसका ये सब हिस्सा है कि हमारा उनसे जो इतने अच्छे संबंध हैं। नाउ जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो जी। एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ, जो था जिसमें कि नेपाल, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम, तो जी। जो तो 4 रेजिमेंट जो थी, वो यूके के साथ गई, और जो बाकी 7 जो थी वो भारतवर्ष के साथ थी। ना इसका इम्प्लीकेशन, जो नेपाल को इससे फायदा क्या मिलता है कि उनको बहुत ज्यादा रेमिटेंसेस मिलती हैं जी। और सिक्योरिटी अश्योर्ड रहती है। भारत को क्या है कि ये जो गोरखा सोल्जर्स हैं, जिन्होंने कि जिसको कहा जाए कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 200 साल में उन्होंने प्रूव कर दिया है कि वो एक बहुत बहादुर जवान है और जी। सेना के लिए बहुत योग्य हैं। ना ये हमारा एक चल रहा था, जिसकी वजह से 1 लाख से 1,30,000 के लगभग हमारे पेंशनर हैं आज की तारीख में वहां पे नेपाल में। ना पिछली बार जब ये आया अग्निवीर कॉन्सेप्ट, तो जी। वहां की गवर्नमेंट बोला कि हम इसको अपनी पार्लियामेंट से रेटिफाई नहीं कराएंगे, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक इस पर कुछ नहीं रिएक्शन दिया कि हम इसको नेपाल के लिए, वो कह रहे हैं हम इसमें बातचीत से सुलझा सकते हैं, लेकिन जो जी। इसमें जो सबसे बड़ा पेच है कि सिर्फ 4 साल के लिए होगा और उसके बाद आपको पेंशन नहीं मिलेगी। नेपाल के लड़कों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो तो ये है कि 4 साल के बाद वो करेंगे क्या। दूसरी जी। समस्या उनकी ये कि पेंशन नहीं मिलेगी तो उनका काम कैसे चलेगा। तो बिल्कुल अभी सर। इसमें जो इंडियन आर्मी का भी जो है स्टांस है, वो कोई बहुत हेल्पफुल नहीं रहा, क्योंकि ओके। उसमें हेल्पफुल इस तरह नहीं रहा कि जो चीफ ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि भाई नेपाल बता दो कि तुम इसको एक्सेप्ट करते हो कि नहीं, तो ये जो वैकेंसी खाली हो रही है हम इसको अपने इंडियन गुरखास से भरेंगे, क्योंकि इंडियन जी। गुरखास भी काफी होते जा रहे हैं। जो जी। जी। डोमिसाइल गुरखास हैं वो भी, जैसे कि 11 GR है, 8 GR है, इसमें काफी कुछ हिंदुस्तानी के गुरखास भी हैं। और जी। तो जी। लेकिन ये तो एक पार्ट है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे अपने गुरखास को इसमें मिले, जो चाहे वो दार्जिलिंग बेस्ड हैं, चाहे वो लखनऊ बेस्ड हैं, चाहे जी। वो असम हैं, तो उनको मिले। लेकिन इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इम्प्लीकेशन ये है कि भाई असली आज की तारीख में नेपाल में कोई खास इंडस्ट्री तो है नहीं, उनकी ओके। मैन पावर, उनकी स्ट्रेंथ है। तो आपने ये जी। सुना होगा कि यूक्रेन में भी जो जो तुम्हारा वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो उनको जी। जी। हायर कर रहे हैं। तो बिल्कुल सर। एक तो वहां जा रहे हैं, कल को चीन भी भर्ती करने लगेगा, क्योंकि उनके जी। अपने सिपाही, उनके यहाँ क्या है कि जो चीन की एक बहुत बड़ी समस्या आज की तारीख में है वो ये है कि वन चाइल्ड नॉर्म की वजह से उनकी एक पूरी जो जनरेशन है वो सिंगल चाइल्ड वाले हो गए, जी। तो वो है वो थोड़े आराम तलब भी होंगे एक, और दूसरा एक एजिंग हो रही है, तो जिसकी ओके। वजह से उनको अगर नेपाल या इधर से गुरखास मिले तो वो भर्ती करेंगे, तो कल तो भाई से जी। भाई लड़ने लगेगा। तो जो एक हमको एक एडवांटेज है नेपाल में, वो घट जाएगा। तो जी। इन दोनों चीजों पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत सोचने की जरूरत है कि इसका सुलझाव कैसे निकालेंगे जिससे कि नेपाल को भी फायदा मिले और भारत को भी फायदा मिले। हाँ, बिल्कुल फायदा। एक चीज तो पर यह है एक आखिरी पॉइंट जो नेपाल से जुड़ा हुआ जो मैं समझना चाहता था, केपी ओली की बात हमने की, तब से एक सीमा का विवाद भी है, चाहे उसमें धारचूला की बात करें, हम लिपू लेक की बात करें, काला पानी की बात करें। क्या इस पे भी बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि प्यार से, क्योंकि दोनों पड़ोसी मुल्क हैं और बहुत अच्छे से रहते आए हैं, इसको भी सुलझाने की जरूरत है जितना जल्दी हो सके। बिल्कुल। देखिए, दो दो एरिया है जिसमें की डिस्प्यूट है। एक बिहार में जी। है, जिसको सुप्ता रिवर कहते हैं, वो बहुत छोटा सा है, उसमें कोई इतनी समस्या नहीं है क्योंकि वो मधेशी एरिया है। ये वाला जो लिम्पिया धुरा वाला जो काला पानी वाला एरिया है, जिसकी वजह से जो 2019 में एक रोड बनाई थी इंडिया ने लिपू लेक तक,
तो वहां जी, पे वो ये नदी का अलाइनमेंट है जी, लिपियाधुरा एरिया में, उसके ऊपर डिस्प्यूट है कि उसकी मेन चैनल कौन सा है। नेपाल कहता है जिसकी वजह से काला पानी उसके पास चला जाएगा। काला पानी उस पर जाने का जी, मतलब है कि आप जो जो लिपू लेक के लिए जो आपने रास्ता बनाई है वो आपकी नहीं रहेगी। लिपू लेक का ओके, फायदा, लिपू लेक का फायदा कि एक तरह से डैगर जैसा निकला हुआ, अगर आप देखो उसमें एक चोंच जैसी निकली हुई है, जिससे क्या होगा कि आप जो है तिब्बत में चीनी इंटरेस्ट को थ्रेटन कर सकते हो, वहां तक आप जा सकते हो अगर वो रोड आपके काबू में है। ओके, नेपाल नेपाल अगर नेपाल के पास वो चली गई तो कल को वही तो चाइना चाहता है, क्योंकि आपका उनके जो एरिया हैं, क्योंकि अगर आप लिपू लेक से आगे, पास से आगे गए तो आप सीधे पहुंच जाओगे कौन सी में, वैली में, जो मानसरोवर वैली में है। तो ओके, चाइना के इंटरेस्ट में नहीं है, तो वो चाइना उनको एक चाबी दे रहा है। तो उसके ऊपर जी, उन्होंने अपना मैप भी 2020 में पब्लिश कर दिया पी शर्मा ओली ने। लेकिन बाद बिल्कुल सर, डिप्लोमेटिक पार्लेज हुए जिसमें कि डिसाइड हुआ कि नहीं जी, उस पर हम इंसिस्ट नहीं करेंगे। जी, आज की तारीख में भी हमको एक चीज याद रखनी चाहिए कि हमारी दोनों की इकोनॉमी बहुत ज्यादा लिंक्ड है और हमने जी, उनको फायदे भी दिए हैं। और मेरे ख्याल में कि हम लोगों को और उनको उनसे इकोनॉमिक एंगेजमेंट और होने की जरूरत है, क्योंकि जैसे कि ठीक है सर, कहा जाए कि उनके पास पानी है और बिल्कुल बिजली सर, को जरूरत है। तो अगर वो पानी की बिजली बन के आएगी, जैसे कि भूटान वाला बीबीआईएन जो कॉरिडोर वाला जैसे हुआ, जब भूटान ने बिजली बना, पानी उनका है, बिजली बनती है और बिजली हम खरीदते हैं करीब 10,000, तो भूटान जो है वो मिडिल इनकम कंट्री हुआ जा रहा है। उसी तरह ओके, नेपाल का भी भला हो सकता है और जो बाढ़ बाढ़ आती है वो भी खत्म हो सकती है। तो ठीक नेपाल है सर, तो एक एरोगेंट एटीट्यूड हमारा इंडिया का है, वो होना चाहिए। जो लिपू बहुत लेक बहुत वाला, ठीक बात, मेरा बेस्ट जी। सजेशन ये होगा कि इसके बारे में सोचा जाए और सोच के इस तरह से किया जाए कि कॉमन कंट्रोल कर सकते हैं कुछ